नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हित अहित और जनहित। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो सके तो कई बार देखना। निदा फाजली की लाइनें आज के सियासी सुरमाओं पर बेहद मुफीद बैठती हैं। नेता एक इच्छाधारी जीव है। देश काल और हालात के हिसाब से ना सिर्फ रंग और ढंग बदलता है, बल्कि कभी कभी जबान और एजेंडा भी। सियासी पगडंडी तलवार की धार जैसी है, चले तो भी मरे और गिर पड़े तो भी जान जानी है। एक नेता की मनोस्थिति समझिए। साल दर साल मुद्दे तलाशना, चुनावी एजेंडा सेट करना और जनता को सब्ज़बाग दिखाना काम आसान नहीं है। कभी जानबूझकर तो कभी मजबूरी में कायदा, वायदा और फायदा सबको बदलना पड़ता है। यूपी की सियासत में मौसम से भी तेज राजनीति अपनी शक्ल सूरत बदलती है। अखिलेश यादव का काफिया पुराने सुर से मिल नहीं रहा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पीडीए की पाठशाला में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के मसाइल सुनने और उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश में सब लगे हैं, लेकिन मुसलमानों का एतबार किसी पर नहीं। अखिलेश यादव शिकायत तो सुनते हैं, लेकिन सरकारें बनाने और जिताने की बात करते हैं। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अखिलेश यादव को भाने लगा है? समाजवादी पार्टी के अलावा मुसलमानों का कोई मसीहा नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव यूपी में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम अगले घंटे लगातार करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश का हालते हाजरा सूरत हाल क्या चल रहा है। अखिलेश यादव खामोश क्यों है, जरा समझिए। मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी की वजह क्या है? बीजेपी को मुद्दा देने से वो बच रहे हैं। उन्हें लगता है अगर इस पर बात हुई तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। जिसका मुद्दा उठाया उसकी आफत आई। जिसके बारे में भी अखिलेश यादव बात करते हैं वो आफत में फंस जाता है। वोट बैंक बिखर सकता है हिंदुओं का, इसलिए भी चुप है। मुस्लिमों के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश ये जानते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मुस्लिम राजनीतिक मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें वोट चाहिए तो हिंदुओं को लुभाना पड़ेगा। कांग्रेस बीएसपी के लिए मौका कैसे है, समझिए। यूपी में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है, यह बात राहुल गांधी जानते हैं, और मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। किस तरह से उनको अपनी ओर करे, यह भी बड़ा सवाल है। मायावती ने भी ऐसे मुद्दे सोशल मीडिया पर जरूर उठाए हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीएसपी पर भी यकीन भरोसा नहीं करते हैं। अब समझिए, कांग्रेस मुस्लिमों के मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो रही है। उसे लगता है जो मुद्दा अखिलेश ने छोड़ा उसे हथियाकर यूपी में कुछ काम बन जाएगा। यूपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी। अखिलेश यादव मौन हो गए हैं। पासमानदा मुसलमानों से मिले, कई और डेलीगेट्स उनसे मिलने गए, और हर कोई यही कह रहा है कि मुसलमानों के मुद्दों को लेकर अखिलेश थोड़ा चुप हैं, खामोश हैं, और वो मुखर हो रहे हैं हिंदुओं के मसले पर। सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मसला है उन्हें पसंद आ रहा है। और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर आने वाले वक्त में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों के दौरान ऐसा क्या एजेंडा, ऐसा कौन सा मसला, ऐसा कौन सा इश्यू उठाने की जरूरत है जिससे वोट बैंक में सेंधमारी हो सके? क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो कहीं छिटक कर उनसे जाने वाला नहीं है। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा जो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने और आपको बताने की कोशिश करेगा। और बड़ी बात यह भी है कि अगर एजेंडा बदला जा रहा है तो चुनावों में क्या होने वाला है। मुसलमान नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता वो भी लगातार प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। और बड़ी बात यह है कि किस तरह से अब समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा सेट करेगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जितेंद्र वर्मा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभी तमजीद अहमद जुड़ने वाले हैं, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन डिबेट की शुरुआत में कर देता हूं क्योंकि दो खास लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मेरा जितेंद्र वर्मा जी से। जितेंद्र जी, अखिलेश यादव थोड़ा खामोश नजर आ रहे हैं। पासमानदा मुसलमानों का डेलीगेशन उनसे मिलने गया, तमाम और मुसलमान नेता उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा कि पहले सरकार में आने दीजिए, आपकी दिक्कतें परेशानियों को हम दूर कर देंगे। और एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप क्लैरिफाई करें। जितेंद्र वर्मा। देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती।
समाजवादी पार्टी जितना हिंदुओं के साथ खड़ी है उतना ही मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है। और कोई भी धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। जिसके साथ भी सरकार में अन्याय हो रहा है, ये तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। और जब जब अन्याय सरकार में होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी अन्य राज्य में, लगभग राज्यों में समाजवादी पार्टी का संगठन है। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा नामित करके उनके सुख दुख में खड़े होने के लिए, साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए समाजवादी पार्टी समय समय पर भेजती रहती है। तो ये बात तो बिल्कुल मनगढ़ंत है किसी के द्वारा अगर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि समाजवादी पार्टी अमुक व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है या अमुक धर्म के साथ नहीं खड़ी है। देखिए, वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, वक्फ बोर्ड का जब संशोधन कानून लाया गया, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने भरे संसद में विरोध किया था उस कानून का, और जो उसमें गलत तरीके से सरकार जोड़ना चाहती थी, उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और समाजवादी पार्टी के पूरे संसदीय दल ने उनका विरोध किया था। और चाहे आपका और कोई मसला रहा हो, मुसलमान भाइयों का रहा हो, चाहे हिंदू भाइयों का रहा हो, सबके साथ खड़े रहे। अगर कुंभ में हजारों हिंदुओं की जान गई और वहां पर जो धार्मिक स्थल पर स्नान के लिए अव्यवस्थाएं थी, जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई थी, जो राज्य सरकार की कमियां थी, जो केंद्र सरकार की कमियां थी, उसको भी समाजवादी पार्टी ने उजागर किया था। और हम उन हिंदुओं के साथ भी खड़े थे। बात केवल यही नहीं रुकी। अगर संभल में दंगा हुआ, अगर उसमें कोई हमारा मुस्लिम भाई नाजायज सताया गया, तो समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी हुई। बहराइच में अगर जबरिया किसी मुस्लिम के घर पे झंडा लगाया गया और जिन लोगों ने लगाया वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे, किसी के घर पर जबरिया झंडा लगा देने से माहौल बिगड़ सकता है, उसकी भी समाजवादी पार्टी ने निंदा की और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल गया। लेकिन सरकार ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को लोगों से मुलाकात नहीं करने दी। यही मामला बहराइच में हुआ, ऐसा ही कैराना में हुआ, ऐसा ही शामली में हुआ, ऐसा ही कानपुर में हुआ। तमाम सैकड़ों दंगे भारतीय जनता पार्टी के 8-9 साल की सरकार में जो हुए, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां जाके मौजूद होकर उनके सुख दुख में शामिल हुए। हमारे आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के रीढ़ हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं। समाजवादी पार्टी के बनाने वाले लोगों में से आजम खान साहब भी माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। सरकार ने अगर उनके साथ अन्याय किया तो समाजवादी पार्टी ने एक वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे किसी अन्य जिले में आवश्यकता हुई हो। समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनके साथ भी खड़ी रही। उनसे मिलने भी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, माननीय शिवपाल यादव जी भी उनसे मिलने गए, माननीय राम गोपाल यादव जी भी प्रमुख महासचिव जो समाजवादी पार्टी को भी मिलने गए। तो हम कोई धर्म आधारित राजनीति नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के साथ अन्याय हो रहा है। जहां हमारे किसान भाई परेशान है तो वहीं हमारे युवा बेरोजगारी से परेशान है। तो इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आगे लड़ती रही है। अगर दलित पिछड़ों का हक छीना गया है, उनका आरक्षण और नौकरी छीनी गई है, तो भी समाजवादी पार्टी ने उनकी बात की गई है। वो तो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, नौकरी सबको मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इसकी भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है धर्म आधारित राजनीति, धर्म आधारित पिच, लेकिन समाजवादी पार्टी का सर्वधर्म सर्व संप्रदाय ही विचारधारा है। सेकुलर पीडीए विचारधारा है हमारी, पीडीए विचारधारा में सभी लोग आते हैं। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पूजा जैन जुड़ेंगे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा लेट है लेकिन डिबेट में भी हम शुरुआत ही कर रहे थे। अविरल मलिक, मेरा सवाल आपसे यह है, उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव को मुसलमानों का मसीहा कहा जाता है, समझा जाता है। ये दशकों से ये बात सियासी गलियारों में कबूली जाती है, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है। लेकिन
कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव थोड़ा सा एजेंडा शिफ्ट किया उन्होंने। वो हमेशा मुसलमानों की बात, इरफान सोलंकी के बारे में जब जिसके बारे में अखिलेश यादव बात कर लेते हैं वो उसकी मुश्किल बढ़ जाती है। इरफान सोलंकी के बारे में बात की, उनको दूर भेज दिया गया, दूर की जेल में भेज दिया गया ताकि अखिलेश यादव उनसे मुलाकात न कर पाएं। पसमानदा मुसलमान मिलते हैं, उनसे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरी सरकार बन जाने दीजिए, आपके जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उन्हें हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, मसूद साहब जो कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, सहारनपुर से सांसद हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि बोलता मुसलमान समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। उन्होंने कोट करके बोला, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी में दरी बिछाने वाले मुसलमान हो, जो कि नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में हम 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 80-17 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। ये तमाम बातें सहारनपुर के सांसद ने ऑन रिकॉर्ड कही हैं अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाजवादी पार्टी के पगडंडी और बैसाखी की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो सवाल यही है विरल मलिक, क्या शिफ्ट हो रहा है एजेंडा 2027 के लिहाज से? आपको क्या लग रहा है? बीजेपी का मुद्दा चुराने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है क्या? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, मुख्य रूप से वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, और अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो जितेंद्र वर्मा जी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सहारनपुर की मुख्यतः बात कर ली जाए, तो सहारनपुर में क्या कुछ चल रहा है ये भी सबको मालूम है। एमएलए वर्सेस एमपी स्पष्ट रूप से चल रहा है। वह विधायक है समाजवादी पार्टी के आसू मलिक जी, और आसू मलिक अच्छे मित्र हैं अखिलेश यादव जी के भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। और मैं सोचता हूं उन्हें अपॉइंटमेंट वगैरह से मिलने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती होगी अखिलेश जी से। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में उनका स्टेटमेंट भी माना जाएगा। तो आशू मलिक वर्सेस इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के हैं, और स्पष्ट रूप से आला कमान के वो भी करीबी हैं। तो क्या बयान इमरान मसूद दे रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रहा है। और ये भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है इमरान मसूद वर्सेस आसू मलिक तक ये सीमित नहीं है, और ये केवल सहारनपुर की राजनीति तक सीमित नहीं है, ये मुख्यतः पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डालेगी, निश्चित रूप से कंफर्म है। और जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, स्पष्ट रूप से गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, और ये किसी प्रकार से अब गठबंधन बचा नहीं है, स्पष्ट हो चुका है। और वो राजीव राय जी का एक बयान आया, शायद जितेंद्र जी ने सुना होगा, घोषी सांसद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो उन्होंने भी किस प्रकार का जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो नजर तो ये आ रहा है कि कांग्रेस वर्सेस सपा हो रहा है, और जब कांग्रेस वर्सेस सपा हो रहा है तो जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। यह गठबंधन के रूप में एक ठगबंधन बना था इंडिया अलायंस नामक, और निश्चित रूप से जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, वो भी सबने स्पष्ट रूप से देखा था। आम चुनाव में भी वर्ष 2014 में भी मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया था, बीजेपी को सत्ता में लाने का काम अभूतपूर्व तरीके से किया था। 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, जनता ने बीजेपी में विश्वास जताया आम चुनाव के भीतर। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नहीं, अविरल, I'm sorry I'm interrupting you in between। अविरल, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के मुद्दे को क्या हथियाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है? एजेंडा शिफ्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें तो साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से टूट पड़ चुकी है, हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। एजेंडा शिफ्ट होने का, और जहां तक मुख्य रूप से विषय है मुसलमानों का, मैं सोचता हूं मुसलमान का हित इन्होंने कभी किया ही नहीं। मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम, और किस तरीके से इन्होंने टेंट लगवाने तक सीमित रखने का काम किया, झंडा उठवाने तक का काम किया, नारे बुलवाने तक का केवल काम किया। जबकि जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी असल में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम जन जन का विकास करने वाले लोग हैं, हर वर्ग का, हर व्यक्ति का विकास करने वाले लोग हैं, और मुसलमान का किस प्रकार से भला हो इसकी निश्चित रूप से हम चिंता करते हैं। और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार, मैं आ रहा हूं पूजा, आपके पास ही आ रहा हूं। अगला सवाल मेरा आपसे मुख्य रूप से लाभ मुस्लिम समुदाय को ही मिलता है। ठीक है विरल, ठीक है विरल, मैं जो पूछना चाह रहा था विरल, आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, शायद पूजा जैन वहां पर पहुंचे। पूजा, पिछले 1-2 महीनों में ऐसा लगा है कि मुसलमानों के मुद्दों पर अखिलेश यादव थोड़ा सा चुप है, थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, और हिंदुत्व को लेकर भी जो उनका कटाक्ष था, जो उनके हमले थे, वो भी थोड़े से कम दिखाई दे रहे। उनको समझ में आ रहा है ये क्या कि हिंदुओं के वोट के बिना काम आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि पीडीए वाला मामला थोड़ा सा फेल हुआ जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कही। आपको लग रहा है एजेंडा शिफ्टिंग चल रही है समाजवादी पार्टी में यूपी की सियासत को लेकर? बिल्कुल चल रही है। सबसे पहले तो मैं अगर की बात को क्लियर करना चाहूंगी, जैसे इन्होंने सेम उस बात को दोहराया है कि
मुसलमानों से सिर्फ दरी उठवाने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ, जो इनकी समाजवादी पार्टी में जो पहले सांसद रहे, मुख्तार अंसारी रहे, अतीक अहमद थे, वो कौन से उससे मजहब से बिलोंग करते थे? आजम वो भी खान साहब मुस्लिम को कैसे मजहब से भूल बिलोंग सकते करते हैं? थे। आजम खान राइट, साहब को कैसे वो भूल सकते हैं हम? आजम साहब को। हाँ, और आजम खान साहब को नहीं भूल सकते। और आजम खान का भी एक आपको एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट किया गया है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरासर उनके साथ गलत कर रही है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर के इमेज क्रिएट कर रहे हैं, बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि डेफिनेटली समाजवादी पार्टी मुसलमानों को साथ में लेकर के चल रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को लेकर साथ में नहीं चल रही है, वो दलित को भी साथ में लेकर चलने की बात कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नीचे वर्ग में जो मुसलमान है उनको नहीं लेके चल रही है, जो दलित में, हिंदू में जो दलित आते हैं, जो हिंदू दलित हैं, उनको भी साथ में लेकर के चलने की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी हर तरीके से पूरी कोशिश कर रही है 2027 के इलेक्शन में वो सत्ता पे काबिज हो जाए। और तीसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगी यहाँ पर आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी अश्योरिटी के साथ में ये बात कही है कि इंडिया गठबंधन है, था और हमेशा रहेगा, इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ गठबंधन की सरकार बनाने की बात हुई है। उनको इस चीज का कहीं ना कहीं वो है, पॉसिबिलिटी है, उनके अंदर कुछ उनको आइडिया है कि बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी अपने आप को दोबारा से सत्ता में काबिज करने की, तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना ये भी है पर्सनल बेसिस पे कि कभी भी सामने वाले को, किसी भी विपक्ष को, दूसरे को कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि आज सत्ता में है, तरीके से काम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां होंगी जो समाजवादी पार्टी ने उनकी वो कमियों को जज किया होगा और उस पे वो डेफिनेटली कुछ अच्छा काम करेंगे, तो जनता का वो मन को कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है जी। पूजा, एक सवाल और भी था, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है यूपी में? और अखिलेश यादव को लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा वो कहीं जा नहीं सकते क्या? ये मसला ये भी इस वजह से इतने कॉन्फिडेंट है अखिलेश यादव? नहीं, इमरान मसूद ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, वो तो खैर कांग्रेस से हैं, सहारनपुर से, बट उनकी टिप्पणी से मुझे लगता है इकलौते किसी व्यक्ति की टिप्पणी से कभी कुछ होता नहीं है, बट होने को बहुत कुछ हो भी सकता है अगर कांग्रेस इंडिविजुअल बेसिस पे प्ले करने का साइड से सोच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा दोनों मिलकर के बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्ले ठीक है, जितेंद्र जी, आप गठबंधन है और अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और रहेंगे, लेकिन इमरान मसूद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, खुलेआम मीडिया में जाके बाइट दे रहे हैं कि अब 80-17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा, हमें समाजवादी पार्टी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हम 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। इतना बड़ा नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, 14-15 लाख वोटर हैं उस इलाके में जहाँ पे इमरान मसूद जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बिना कांग्रेस के किसी बड़े नेता के इशारे पर इतनी बड़ी बात कोई सांसद कैसे कह सकता है? जितेंद्र भाई देखिए, मैं 25 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं जी, तो मैं प्राउडफुली ये बात कह सकता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं जी, और कभी 25 साल में मैंने दल नहीं छोड़ा। इमरान मसूद जी बीएसपी में भी रहे, कांग्रेस में हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे, तो वो कांग्रेसी नहीं है। ऐसे लोग जो दल बदल लेते हैं वो एक विचार के नहीं होते। आज वो कांग्रेस में हैं या कल किसी दल में थे, हम इससे कोई वो नहीं कहना चाहते, हम सम्मान करते हैं हर व्यक्ति का, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी कांग्रेस के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, और जो राज्य का बोर्ड है जो फैसले लेता है, जो केंद्र का बोर्ड है कांग्रेस का, जो इंडिया अलायंस में जो फैसले लेता है, तो ना तो वो केंद्र के पैनल में है और ना ही राज्य के पैनल में, यानी वो एक अधिकृत व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस की तरफ से बयान दे कि कितनी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, या कोई भी बयान वो गठबंधन को लेकर दे। कांग्रेस का जो हाई कमान है वो सहमत है, समाजवादी पार्टी का जो हाई कमान है वो सहमत है, और दिक्कत तो बीजेपी को है। इंडिया गठबंधन ने 2024 में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से देश की सत्ता में आने का जो सपना तोड़ दिया जी,
बीजेपी को अब लगता है यूपी में सत्ता पाने का जो सपना है जी। वो टूट जाएगा, तो भविष्य में केंद्र में भी सत्ता में आने का सपना भी एक साथ टूट जाएगा। तो ये डर है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तो बात करते हैं। भाई समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 34 मुस्लिम विधायक हैं। कितने? 34 मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, और 34 के बाद करीब 80-85 हिंदू समाज के हैं। तो हम तो हिंदुओं के साथ भी खड़े और मुसलमानों के साथ भी खड़े। हम हिंदुओं को भी भागीदारी दे रहे, मुसलमानों को भी भागीदारी दे रहे, हम अल्पसंख्यकों को भी भागीदारी दे रहे। बीजेपी बतावे उत्तर प्रदेश में उनके कितने मुस्लिम विधायक हैं, बीजेपी बताए देश में उनके कितने मुस्लिम सांसद हैं। देखिए, ये लोग भागीदारी नहीं दे सकते सर्व समाज के लोगों को, सर्व संप्रदाय के लोगों को। ये बात तो कर सकते हैं दूरियां पैदा करने वाली, ये बात तो कर सकते हैं, जवाब ले लेते हैं जितेंद्र भाई, दूरियां पैदा करने की, लेकिन दे नहीं सकते बराबरी का दर्जा। सिर्फ नारा दे सकती है बीजेपी, उसको कंप्लायंस नहीं कर सकती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इम्प्लीमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है। जितेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। अविरल मलिक काइंडली रिस्पॉन्ड। जी, नहीं देखिए, जितेंद्र जी ने कहा हिंदुओं की भागीदारी ने, इन्होंने तो अच्छी हिंदुओं को भागीदारी दी थी। इनके सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, सबने देखा किस प्रकार से हिंदू समाज पर अत्याचार हुआ और किस प्रकार से हिंदुओं के निहत्थे राम भक्तों के, कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर निर्मम तरीके से सरयू जी अविरल भाई, ये बात का जवाब नहीं है। जितेंद्र जी साहब ने देखा था। अविरल भाई, ये बात का जवाब नहीं है, हम जो कह रहे थे आप उसको बता दीजिए। बोलिए जवाब दीजिए। मैं एक एक करके सारा जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आइए पॉइंट पे कर रहा हूं और भविष्य तक ठीक है, कोई चिंता वाली बात ठीक नहीं है। देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास करती है, लेकिन मुसलमानों को शिक्षा मिले इसकी चिंता समाजवादी पार्टी ने कतई कभी नहीं की। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा सही तरीके से, वो सोचने समझने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त और योग्य हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो इनकी गुमराह करने में नहीं आएगा। इसलिए चाहते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण न करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है मुसलमान पूर्ण रूप से शिक्षित हो, 100% लिटरेसी रेट मुसलमानों में हो और स्पष्ट रूप से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है और जितनी जन कल्याणकारी योजना हमने चलाई वो मुसलमान के लिए भी चली, हिंदू के लिए भी सवाल चली। था कितने विधायक, कितने सांसद आपके पास हैं जो मुसलमान हैं? बराबरी से चली। अविरल, सवाल तो आप डक कर गए ना। जितेंद्र भाई ने पूछा कितने विधायक आपके पास मुस्लिम और कितने सांसद हैं, जरा गिनवाइए। उन्होंने तो गिनवा दिया। सारा जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीडरशिप का, हम ही वो लोग हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की चिंता करते हैं। वरिष्ठ नेता हमारे पास मौजूद है, सबने स्पष्ट रूप से देखा। नजमा हेपतुल्ला जी से आप प्रारंभ कर लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान जी की बात कर लीजिए, उसके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात कर लीजिए, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की बात कर लीजिए। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी किस प्रकार का सबका साथ और सबका विकास करती है वो तो सबने देखा। एक वर्ग में ही सिमटकर समाजवादी पार्टी रह जाती है और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था वो भी सबने देखा। 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे बैठ के कट्टे वाले घूमा करते थे और पूर्ण रूप से जनता खौफ में हुआ करती, वो सबने स्पष्ट रूप से मंजर देखा। महिला सुरक्षा नाम की चीज किसी प्रकार से होती नहीं थी, रोजगार मिलता नहीं था। अगर रोजगार मिलेगा, अगर कारखाना लगेगा, अगर निवेश होगा तो उसका लाभ हिंदू मुस्लिम सबको होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है, व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अच्छी सड़कें बनती है, एजुकेशन व्यवस्था अच्छी होती है, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, मेरे साथ तमजीद अहमद भी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पूजा जैन फिर से हमारे साथ हैं। तमजीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा लग रहा है चुनावी पंडितों को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, कि अखिलेश यादव अब हिंदुत्व के मसले पर थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, मुसलमानों के मसलों पर वो बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डक कर रहे हैं उस मसले को। क्या कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों के लिए अब वक्त है कि यूपी में अपना जनाधार बढ़ाया जाए? क्योंकि मुसलमानों के साथ दिक्कत यह है कि ना तो वो बीएसपी पर भरोसा करता है, ना वो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करता है। अखिलेश यादव इतना कॉन्फिडेंट है और जितेंद्र भाई बैठे हैं इस बात से, वो भी हामी भरेंगे कि मुसलमानों का भरोसा अगर यूपी में किसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा है तो वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस के लिए क्या ये प्लेइंग फील्ड खुल गया है? क्या कांग्रेस अब मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी? क्योंकि चुनावी परिणामों में बहुत निराशा मिली है कांग्रेस को, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों। तमजीद।
देखिए एक बात समझिए, ये समाजवादी पार्टी का आउटलुक है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो किस विचारधारा पे चल रहे हैं, वो उनका है। वो हमारे गठबंधन दल का हिस्सा है, वो हमारे पार्टनर है, इसमें भी कोई दो नहीं। लेकिन विचारधारा उनकी क्या है, वो कैसे उसको ले जाना चाहते हैं, वो उनका अपना आउटलुक है। हमारी बात साफ है, हम न्याय की बात करते हैं। ना तो हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ना किसी चीज की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। और न्याय की बात निश्चित रूप से हम अगर कह रहे हैं कि हम नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नफरत किससे? इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरत फैला रही है, तो किसके खिलाफ फैला रही है? किसी से छुपा नहीं है। तो हम उस वर्ग के खिलाफ भी न्याय की लड़ रहे हैं जिसको आप मुसलमान कहते हैं, उस वर्ग की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगर कह रहे हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम उन सब वर्गों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मौके की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय की राजनीति करती है, चाहे वो चाहे किसी वर्ग के साथ अन्याय हो, कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी रहती है। और यही हमारी विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे, प्रवक्ता बताएंगे, या उनके नेता बताएंगे। हमारा मत स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस पार्टी न्याय की राजनीति के साथ खड़ी है। अगर इस देश के अंदर किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कांग्रेस पार्टी को आप वहां खड़ा पाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आप वहां खड़ा पाएंगे। हम इसमें राजनीति नहीं करते। एक सवाल और था तमजीद कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, सब ठीक चल रहा है, इमरान मसूद आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमें समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब 80 और 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी के साथ। तीसरा पॉइंट, वो कह रहे हैं कि हम 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत यूपी में नहीं है। ये कैसा गठबंधन है तमजीद जी कि आपका इतना बड़ा नेता जो पश्चिमी यूपी से आता है और जिसका इतना बड़ा जनाधार है, वो ये बात कह रहा है, और आप डिबेट में आप ये कह रहे हैं कि वो हमारे साथी हैं, गठबंधन में उनका हिस्सा है। तो कांग्रेस में दो राग क्यों दिखाई दे रहा है? या तो जो तमजीद अहमद कह रहे हैं वो सही है, या तो इमरान मसूद कह रहे हैं वो सही है। कौन सा वाला वर्जन सही है तमजीद भाई? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सब चाहते हैं, सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और सारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े। नहीं, अकेले लड़े या ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े? नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, आपके सवाल के जवाब पे जी आ रहा हूं। भाई, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का एक वैचारिक लड़ाई आरएसएस और भाजपा के खिलाफ खड़ी की है, कोई किसी से छुपा नहीं है। सब इस चीज को मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वैचारिक लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, इससे भी कोई छुपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से लोकसभा में भी था और विधानसभा में भी रहेगा, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, क्या लड़ेगा, हमारी भी इच्छा है, कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ी जाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला कर देगा, वो तमजीद अहमद भी मानेंगे, वो इमरान मसूद भी मानेंगे, और पूरी पार्टी मानेगी। इसमें कहीं से भी कोई छुपी बात नहीं। फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है ना। हम भी चाह रहे हैं, जो इमरान मसूद जी चाह रहे हैं, हो सकता है कार्यकर्ता के नाते हम भी चाह रहे हैं उसी बात को। तो आप ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व जी समझे, आप ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है, और कांग्रेस के नेताओं की शह पर, उनके इशारे पर यह बयान नहीं दिया गया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है, कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के भी आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हम 403 संजीत भाई, इच्छा है तो पार्टी आला कमान से डिस्कस करें ना। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप अपने सीनियर लीडर से बात करेंगे, जो सीनियर आपके नेता, उनसे बात करेंगे, कि घूम घूम के मीडिया में ये बातें आप उछालेंगे कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ जाएंगे। आप लीडरशिप से बात करेंगे ना, आपका कहना बिल्कुल जायज है तमजीद भाई, लेकिन आप ये बात जाके दिल्ली में करेंगे ना, आप घूम घूम के गली मोहल्लों में ये बयान तो नहीं देते फिरेंगे। देखिए, मेरी बात समझिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इमरान मसूद जी की अगर इच्छा है, वो उस बात को कह रहे हैं, तो उस बात को नेतृत्व तक पहुंच रही है, ये भी बात सही है। लेकिन इमरान मसूद जी ने तो ये नहीं कहा है कि जो नेतृत्व फैसला करेगा उसको हम नहीं मानेंगे, हम 200 सीटों पे लड़ेंगे। ये तो इमरान मसूद जी ने नहीं कहा है। इमरान मसूद जी की एक इच्छा है, उन्होंने व्यक्त किया, और उसको व्यक्त करने में कुछ गलती भी नहीं है, वो सही व्यक्त कर रहे हैं, और बहुत बहुत खराब तरीके से व्यक्त किया है, और बहुत ही रूड तरीके से व्यक्त किया है। हो सकता है तरीका कुछ और हो सकता है, आपकी नजर में कुछ बातें हो सकती जिससे आप हमसे मतभेद रख सकते हो, लेकिन जो उनकी बात है कुल मिलाकर वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अविरल मलिक, अविरल मलिक, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है तमजीद अहमद, ठीक है, गॉट योर पॉइंट टेकन। अविरल मलिक, एक नेता अपनी पार्टी में एक बड़ा चेहरा रखता है, बड़ा रसूख है उसका, और आला कमान के साथ उठना बैठना आना जाना है, उसका बयान पार्टी के बयान से इतर हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अखिलेश यादव का हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट होना बीएसपी और कांग्रेस के लिए आप एक मौका देख रहे हैं?
जी अविरल। देखिए, जहां तक विषय है इंडी अलायंस का और जहां तक विषय है मूल रूप से कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, अन्य राजनीतिक दलों का, विपक्ष का, तो पूर्ण रूप से जनता का भरोसा इन राजनीतिक दलों से उठ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता आज पूर्ण रूप से है, क्योंकि हमने जनता के लिए जो असल मुद्दे हैं उन पर काम करने का जिस प्रकार से कार्य किया, अभूतपूर्व तरीके से कार्य किया, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। 24/7 जन अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सोचता हूं जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है और इन्हें नकारने का काम जनता ने किया है। कई चुनाव में निरंतर देखने को मिला, भविष्य में भी देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार से समाजवादी पार्टी को बेदखल करने का जनता ने कार्य किया, केंद्र सरकार से कांग्रेस को बेदखल किया। 60 साल में कांग्रेस केंद्र में कुछ नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, और सपा बसपा निरंतर चलती रही। किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा वो भी सबने देखा। लेकिन जहां तक विषय बहुजन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, बहन कुमारी मायावती जी का निश्चित रूप से अपना एक वोट बैंक है। और मैं समझता हूं अगर इन तीनों राजनीतिक दलों की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा की पर्टिकुलरली, तो निश्चित रूप से तीनों राजनीतिक दलों में कंपैरेटिवली अविरल मुझे एक बात बताइए, कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं हो रही वाली? अविरल मजबूत है। अविरल, बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं होने वाली? समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर एक साथ आ गए तो आपका क्या होगा? इस बात को लेकर आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि जिस तरह से पीडीए का मुद्दा है, मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, दलित उनको वोट कर देंगे, बचा कुचा काम कांग्रेस कर लेगी, तो विधानसभा चुनाव 27 में होने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा कि मुश्किल हो जाएगी राह आपकी? क्योंकि आपके अंदर ही खेमे में सिर्फ फुटबॉल चल ही रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितेंद्र भाई ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है 27 में? अविरल नहीं, देखिए मैं स्पष्ट इसका जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जाती है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मुद्दे पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, जिसके लिए सबके लिए हमने काम किया उस स्पष्ट रूप से सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की जनता का पर्टिकुलरली, तो निश्चित रूप से हमने सबके हित में काम किया, हर वर्ग के हित में काम किया, हर जाति के हित में काम किया। हम जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ निश्चित रूप से हमने लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बिचौलिया राज को जितेंद्र वर्मा काम किया, अच्छी कानून व्यवस्था। ठीक है अविरल, पॉइंट टेकन। ठीक है जितेंद्र वर्मा, बीजेपी जवाब नहीं दे रही सवाल का। देखिए मेरे आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, मैंने भी पूछा वो भी नहीं मिला, आप अविरल घुमा रहे हैं गोल गोल सब। जितेंद्र वर्मा, तो रहा हूं, हमने मुद्दों पे राजनीति की, मुद्दों पे हम राजनीति करते हैं और विकास हमने किया, इसलिए देखिए जितेंद्र वर्मा हंस रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, पूछा आपके पास भी आ रहा हूं मैं। जितेंद्र वर्मा तो जवाब ही नहीं दे रहे। मुजफ्फरनगर दंगे पे जितेंद्र जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जितेंद्र भाई जवाब दीजिए। देखिए अविरल जी को जो है वो डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अच्छा। यूपी में चली जाएगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने टीवी पर बोलते रहेंगे। बाकी जो गठबंधन है इंडिया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी, देखिए गठबंधन में एक फार्मूला होता है टिकट का और सीट बंटवारे का। वो अमूमन फार्मूला जो है 2022 के चुनाव में जो सीट जो जीता था, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं वो सब सीटें कांग्रेस लड़ेगी। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जिन सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी उन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जहां तक मोटा मोटी मुझे जो जानकारी है ये फार्मूला है। बाकी अब कांग्रेस के सांसद जो हैं अगर वो 200 सीट की बात कर रहे हैं तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच ले, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसे कांग्रेस सांसद जी ने सोच लिया इमरान मसूद ने, तो हम ये कह दें कि भाई हम 370 लड़ेंगे, ये 35-40 लड़ लेंगे। तो ये तो एक कार्यकर्ता के मन की बात हो गई, कार्यकर्ता के जो मन में आता है वो बोल देता है। और जो पैनल होता है अधिकृत जो डिसीजन लेता है, मैंने जो फार्मूला बताया उसमें भी हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए, उसमें भी हो सकता है कुछ और बातें हो। हमारा जो पैनल है, केंद्रीय पैनल जो है फैसले लेने के लिए, जो बोर्ड गठित है, जो राज्य का बोर्ड है फैसले लेने के लिए वो जो गठित है, और जो कांग्रेस का आला कमान का बोर्ड है, दोनों बैठ के फैसला करेंगे। 24 में देखिए पूरा फैसला हुआ और 17 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लड़ा। तो देखिए हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम सेकुलर पार्टी है। अगर उनका
विचार है कि अन्याय, लेकिन जितेंद्र भाई, जिसके साथ हो रहा जितेंद्र है, भाई, पीड़ित के साथ खड़े। सुनिए सुनिए तो समाजवादी पार्टी की भी यही सुनिए विचार जितेंद्र रहा भाई, है कि अन्याय जिसके बिहार साथ हो रहा है, में पीड़ित के बिहार साथ, में पीड़ित के साथ आरजेडी, खड़े। ठीक है जितेंद्र भाई, पॉइंट टेकन, इत्तेफाक रखता हूं मैं आपकी बात से। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को सीटें देना नहीं चाहती, वहां पर कहा गया कि कांग्रेस के चक्कर में सीटें कम हो गई आरजेडी की। कमोबेश यही हालत, यही स्टोरी यूपी में भी है। अखिलेश यादव कहें ना कहें, लेकिन आपके नेताओं की तरफ से कई बार यदा कदा कहा गया है ऑफ द कैमरा भी कि कांग्रेस को सीटें देने के चक्कर में समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाता है। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का जनाधार यूपी में बिल्कुल खत्म हो गया है, फिर भी सीटें चाहिए 50-50। इस बात से भी तो कहीं ना कहीं पार्टी में तनाव जरूर है कि भाई कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से सीट बंटवारे की बात करते हैं, लेकिन जीत कर आते हैं 0, जीत कर आते हैं 0, लेकिन सब जगह सीटें चाहिए उनको। देखिए, समाजवादी पार्टी बड़े दिल से काम करती और बड़े दिल से फैसले लेती है। कई बार हमने कुर्बानियां भी दी हैं। रही बात बिहार में, मुझे लगता है किसी भी दल को, गठबंधन में किसी भी पार्टी का गठबंधन हो, केवल इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो दल जो सीट जीत सकता है वही सीट उसको लेनी चाहिए। हमें ये कतई नहीं दिखाना है कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, या वो बड़े हैं हम छोटे हैं। हमें ऐसी भावना भी नहीं है, न कांग्रेस में न समाजवादी पार्टी में। नहीं, कांग्रेस की गारंटी कैसे ले रहे हैं होगी, आप? कांग्रेस की गारंटी कैसे, जितेंद्र भाई, कांग्रेस की गारंटी कैसे ले रहे हैं आप? कैसे कांग्रेस की गारंटी कैसे ले रहे हैं? हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है और जो हमारा एकजुटता है, और जिसके बल पर हमने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया है, उन सब चीजों से हम लोग समझते हैं कांग्रेस भी तो एक सेकुलर पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह सेकुलर पार्टियां मजबूत हो। ठीक है, पूजा जैन के पास जा रहा हूं जितेंद्र भाई। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। पूजा जैन, दो बातें मैं समझना चाह रहा हूं। इंडिया गठबंधन की बात बार बार जितेंद्र भाई भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से मैं डिबेट करता तो वो कहते हैं इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। सीट बंटवारे पर रार मचा हुआ बिहार में, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और यही कमोबेश स्थिति यूपी में भी होने वाली। जितेंद्र भाई इस बात को माने ना माने, कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, पूजा क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उतनी सीटें दे देगी? इतना बड़ा दिल है? बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव ने ये बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में बोल दी है कि इंडिया गठबंधन जो है मिलकर के काम करेगा और आज भी है हमेशा रहेगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल देगी। और दूसरी बात, मुझे इमरान मसूद के इस जो जिस तरीके से उन्होंने सबके सामने बोला है कि मुसलमान से दरी उठवाने का काम करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, और कांग्रेस अपने आप में सफिशिएंट है, 200 सीट्स पे अपने आप से कांग्रेस फाइट करेगी और किसी भी बैसाखी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात से ये भी हम समझ सकते हैं, जैसे क्लासरूम में एक नोटी बच्चा होता था, 4th या 5th पोजीशन पे आता था, तो कई बार वो ट्राई किया करता था कि मुझसे जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उनको मैं ये बोलूं कि यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जब एग्जाम आते थे तो एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता था, वही 2nd और 3rd पोजीशन पे आके मिलता था। तब होंगे कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जब इलेक्शन फाइट होने की बात आए और जब टिकट की बात आए तो चीजें बिल्कुल चेंज हो, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो लोगों के सामने हो। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में यूपी में जो है मिली जुली सरकार बने, भले ही इलेक्शन अलग अलग लड़े हर एक पार्टी, लेकिन बाद में मिलकर के एक सरकार बना ले, अपने एक गठित सरकार बना ले, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं इस चीज के लिए श्योरिटी देना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थीम पे काम कर रहे हैं, दोनों ही जो है मुसलमानों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। अब दोनों ही जो है दलित वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं कि जो भी दलित मुसलमान है उनको हम साथ में लेकर के चलें। तो इस चीज से कहीं ना कहीं साबित होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आजम खान के जो समर्थकों ने बोला कि एक भी चिट्ठी का जवाब जो है समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से आजम खान को नहीं दिया गया, और उन्होंने उनसे जो है अपना पीछा छुड़ा लिया, एक तरीके से पल्लू छुड़ा लिया कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और बीजेपी के ऊपर उलटवार किया कि बीजेपी मुकदमे दायर कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। और इसके बाद में जो चंद्रशेखर आजाद, ये जो भीम समाज के जो संरक्षक हैं, उनका बयान आया, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि भाई अखिलेश यादव ने जो है आजम खान के बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, वो मिलकर के कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर ही अंदर पका रही है, और जहां भी इनको लगता है कि जहां उनकी कमजोरी है, उन लोगों को वो पीछे पीछे छोड़ दे रही है, और उसका जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो बीजेपी पार्टी के ऊपर में, बीजेपी के ऊपर में थोप दे रही है। मुझे एक सवाल और भी है। एक वक्त था कि यूपी में एक बार दो भाई साथ आए थे, ये दोनों भाई साथ आए थे और बहुत यूफोरिया क्रिएट हुआ था कि इस बार तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये दो भाई मिलकर यूपी की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन बड़ी दर्दनाक हार मिली थी। इस बार भी दोनों भाई साथ आने की बात कर रहे हैं। पूजा,
देखिए, हर एक फेलियर के बाद आपको एक नई सीख मिलती है। ये चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, कुछ भी हो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमें फेलियर होता है तो उसके बाद हमें एक नई सीख मिलती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि देखिए, ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे अगर, तो लर्निंग ही एक उनके लिए अच्छी लर्निंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। बट मेरा अपना मानना ये, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बार बार दावे कर रही है कि सरकार हमारी बनेगी तो देखिएगा कि क्या हम करेंगे, गिन गिन के हम बदले लेंगे, चुन चुन के हम बदले लेंगे, इस तरीके के जो स्टेटमेंट इन्होंने पब्लिक डोमेन में दिए हैं, तो मुझे लगता है एक सोची समझी चीज है, ये एक सोची समझी साजिश है। अविरल मलिक, ठीक है, अविरल मलिक, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन पूजा ने समझा दिया, आप भी सुन रहे हैं। मुसलमानों का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश के बाकी हिस्सों के जो पॉलिटिक्स है वहां भी। बीजेपी से क्या ये वाला हिस्सा छूट रहा है, हाथ से सरक रहा है? हिंदुत्व के एजेंडे के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल भी खत्म हो जाए, बीजेपी से बिल्कुल वोट ना करे? ये डर नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे की जहां तक बात है तो हिंदुत्व का एजेंडा तो ये है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मैं हिंदू हूं तो निश्चित रूप से मैं कलाव बांधूंगा और गर्व के साथ ये मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं टीका लगाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा। ये निश्चित रूप से मेरा रिलीजन है और मेरे रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी का द्वारा लिखित संविधान पूर्ण रूप से मुझे देता है। मेरा मानवाधिकार निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है विकास का, तो विकास सबके हित में। अविरल, विकास के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं। ना, अविरल, भूमिका में नहीं, सीधे जवाब दीजिए। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से छिटकता दिखाई दे रहा है। क्या ये डर आपको सता नहीं रहा है, या इसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन है? सिर्फ ईद पर झोले बंटवाने से मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ जाएगा, या सिर्फ उनके पसमानदा मुसलमानों के साथ बैठकर बात करने से, उनके लिए योजनाओं का ऐलान करने से आपको लगता है इतनी कोशिश बहुत है मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ अपने पक्ष में लाने के लिए? अविरल, ये सवाल नहीं, देखिए, हम समाज स्थापित निश्चित रूप से कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और मुसलमान पूर्ण रूप से हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान इनके साथ कतई नहीं है, ना मुसलमान किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है। अरे अविरल मलिक, नहीं, ग्राउंड लेवल पे पूर्ण रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यों से मुसलमान संतुष्ट है, प्रसन्न है और योगी जी के साथ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का अविरल जवाब लेता हूं। जितेंद्र वर्मा जवाब दीजिए। चलिए, अच्छा, जवाब दीजिए, अविरल को जवाब दीजिए। हाँ, हमारे बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे अगल बगल घर के आसपास जितने लोग रहते थे वो सब मुसलमान थे, मैं बीच में अकेला हिंदू था। ईद बकरीद का त्योहार आता था तो हमारे घर में खाना नहीं बनता था, उन मुस्लिम भाइयों के घर से आ जाता था, वही लोग हम लोग खा के सो जाया करते थे। मोदी जी सुरक्षित थे, बताओ, 100 मुसलमानों के बीच। और योगी जी कहते हैं कि 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं था। एक हिंदू इतना सुरक्षित तो देश का पीएम बन गया, सीएम बनते बनते। वो सोचिए इनकी विचारधारा क्या। नहीं, वो वक्त और था, अब ये वक्त और है जितेंद्र भाई। वो वक्त और था जब मोदी जी मुसलमानों के बीच रहा करते थे, सेवैयां खाया करते थे। अब तो वक्त बदल गया ना, अब तो 25 चल रहा है। साहब, वक्त नहीं बदल गया है। भाजपा ने नफरत जरूर थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन नफरत इतनी नहीं बढ़ा पाई क्योंकि सेकुलर लोग देश में नफरत बढ़ने से रोकने के लिए हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत न फैले, इसके लिए हम लोग हैं। तो भाजपा पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देते हैं हम लोग। इन लोगों की चाल, चरित्र, चेहरा जो है वो यही है। अब ये कहते हैं ग्राउंड पे देखो, अरे ग्राउंड पे है ही क्या? अयोध्या हार गए, मुसलमान साथ था नहीं, हिंदू ने साथ छोड़ दिया, अब बचा क्या? उठाओ डोरिया डंबर, झोला और गुजरात चले जाओ। अब कहाँ कुछ बचा है भाई? अब तो सत्ता यहाँ से जाएगी और फिर देश से भी चली जाएगी, दोनों जगह से चली जाएगी ना। ठीक है, अविरल बहुत आतुर जवाब देने के लिए। जितेंद्र, अविरल जवाब। हाँ, नहीं, बड़ी हास्यास्पद बात जितेंद्र जी कह रहे हैं, ये सत्ता में नहीं आए, सत्ता में हमें पूर्ण रूप से हम जीते, और ये कह रहे हैं कि अब बचा ही क्या है। अब ये लाल रंग के संविधान की पुस्तिका को लहराने का काम करते हैं, लेकिन ना इसे पढ़ते हैं ना देखते हैं, और बल्कि इसके प्रियम्बल को पढ़ने का काम नहीं करते। इन्हें प्रियम्बल कम से कम पढ़ लेना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और इसके आधार पर चलना चाहिए, इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमारी पार्टी जो संविधान के आधार पर चलती है, अब ये लाल रंग की किताब ये लहरा रहे हैं, ना इसे खोलते हैं ना पढ़ते हैं संविधान की पुस्तिका को। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का और देश का, जहां तक विषय है
जनता के हित का जहां तक विषय है तो हम जनता का हित कर रहे हैं और जनता का हित निश्चित रूप से होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है और जनता हमारे साथ है। आज भी हम सत्ता में हैं, कल भी सत्ता में होंगे और कल आने वाले कल में सत्ता में होंगे, जाने वाले कल में भी सत्ता में थे निश्चित रूप से, क्योंकि जनता हमारे साथ है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, 3-3 बार निरंतर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये सब जनता के आशीर्वाद के कारण है। और जो सत्ता में नहीं है वो हमें डरा रहे हैं कि भाई ये सत्ता से चले जाएंगे। हम सत्ता में हैं तो जनता के आशीर्वाद से हैं, जनता के वोट से हैं। जनता ने हमें वोट दिया है, उसी वोट के कारण ना हम सत्ता में हैं। विरल, जितेंद्र वर्मा जवाब दिए, फिर मैं पूजा जैन के पास जाऊंगा। जितेंद्र वर्मा। के सीनियर लीडर भाजपा सत्ता में चुनाव आयोग की वजह से, जनता के आशीर्वाद से नहीं है। ये बहुत विवादास्पद बयान आप दे उन्होंने रहे हैं। बताया पूरा, देखिए उन्होंने पूरा एक एक पोल पट्टी खोल दी। देखिए 5 साल में 39 लाख वोट बढ़ा, अब 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ा, और 20 लाख विपक्ष का काट दिया गया वोट। तो चुनाव आयोग के आशीर्वाद से सत्ता में है, जनता के आशीर्वाद से नहीं। फिक्सिंग की बात कर रहे हैं क्या? ऐसा भी नहीं है, एक समय आने वाला है ये तमाम बेईमानी के बाद भी भाजपा देश में सत्ता से बाहर चली जाएगी और यूपी में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वो बीजेपी को हरा देगी। जितेंद्र भाई, जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां आप जीत रहे हैं दक्षिण भारत में कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम ठीक है, अब जहां हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक और चुनाव आयोग। अच्छा सुनिए हमारी बात सुनिए। देखिए हमने जवाब दिया ना, देखिए इसके सबूत हैं, हम कोई बिना सबूत के बात नहीं करते। इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में विपक्ष के वोट काटे, इसका सबूत है। और इन्होंने फर्जी तरीके से 41 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ाए, इसके सबूत है सर। चंडीगढ़ में उसने कैसे ठप्पा लगा के बीजेपी को दिखाया, जिताया ऑन कैमरा, जीवंत उदाहरण है, जीवंत बेईमानी का सबूत है सर। हम ऐसे नहीं कह रहे, ये बेईमानी कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन में ऑडियो नहीं सुने क्या पूरी दुनिया ने? बाबा साहब के मान सम्मान की बात है, महाराज जी के मान सम्मान का मामला है। हो गया त्रिपाठी जी, हो गया मिश्रा जी, हो गया सिंह साहब टारगेट पूरा, हो गया श्रीवास्तव जी टारगेट आपके बूथ पर पूरा। ये कहां से कॉलें आ रही थी सर? 1000 कॉल्स समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। कोई कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने, कोई कार्रवाई की वहां के डीएम ने, कोई चुनाव उत्तर प्रदेश ने, चुनाव देश ने कार्रवाई किया। तो साहब बेईमानी तो आपके सामने खुल के आ गई, नृत्य कर रहे हैं इनकी बेईमानी देश की जनता के सामने। लेकिन अब बेईमानी काम नहीं आएगी। जवाब ले लेते हैं, जितेंद्र जवाब ले लेते हैं। 420 नहीं चलेगी। जवाब लेता अब्रेल मलिक, जवाब दीजिए। नहीं देखिए, पहले भी ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते रहे, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन चिल्ला रहा, विपक्ष का काम बन चुका है और जनता इन्हें जवाब देती रहती है। ये ईवीएम चिल्लाएंगे, जहां हार जाएंगे ईवीएम चिल्लाएंगे, जहां जीत जाएंगे ईवीएम बढ़िया हो जाएगी। जब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई वहां इन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ईवीएम से पश्चिम बंगाल में है, वहां कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। पंजाब में भगवत मान चीफ मिनिस्टर है, ईवीएम की बदौलत चीफ मिनिस्टर है। राहुल गांधी अगर चुन के आए लोकसभा सांसद के रूप में ईवीएम के कारण आए। प्रियंका गांधी वायनाड इस बार जीती, ईवीएम के कारण जीती। कोई सवाल नहीं है, किसी प्रकार का सवाल नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम के कारण रहे। तमाम सारे राज्यों में इनके मुख्यमंत्री है, उनसे इन्हें इस्तीफा मांगना चाहिए क्योंकि वो ईवीएम के कारण है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन्हें इस्तीफा मांग लेना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, समाजवादी पार्टी वालों को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस बात के आधार पर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ईवीएम को गलत साबित करने में लगे हुए, ईवीएम को गलत बताते हैं, जबकि ईवीएम के आधार पर ही जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और उसके बाद ईवीएम पे ही दोषारोपण करने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसपे किसी प्रकार का गलत आरोप लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं सोचता हूं उस पर किसी रूप में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। मेरा विनम्र इनसे निवेदन रहेगा। ठीक है जितेंद्र वर्मा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे पूजा जी के पास जाना है, बस शो में बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है। 1 मिनट जितेंद्र वर्मा जवाब दीजिए। जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटा था जिसमें था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, माननीय न्यायाधीश तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगी। लेकिन मोदी जी को लगा ऐसा ना हो,
राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक से मैच हरा दे हमको, हमारे मन का न बैठ पावे। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का कानून संसद में पलट दिया और कहा नहीं, मैं और मेरा शिष्य अमित शाह गृह मंत्री, मैं अमित शाह गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब डिसीजन लेंगे। अब 2-1 से मैच हार गए जज साहब, उनके मन का चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भरे सदन में इस बात को कहा था कि हम 80 के 80 सीट भी जीत जाए, फिर भी हमें ईवीएम गवारा नहीं है। भाजपा ने बेईमानी की एक नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। विपक्ष के वोट 5-10 हजार हर विधानसभा में काट दो, अपने 10-12 हजार फर्जी वोट बढ़ा लो, उसके बाद बूथ पर ऐसे अधिकारियों की तैनाती करो जो स्वयं ईवीएम दबा दे। तो बेईमानी तो हो गई नहीं। ठीक है जितेंद्र भाई, बस समय नहीं है। पूजा जैन, ठीक है, पूजा जैन, यू हैव 3 मिनट एंड इट विल बी योर क्लोजिंग कमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि ईवीएम को लेकर लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं। ईवीएम को लेकर कहा जाता है कि ईवीएम सेट होता है, ईवीएम हैक होता है, ईवीएम के जरिए बीजेपी अलग अलग इलाकों में वोट काउंट्स को घटा रही है, बढ़ा रही है। महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी ने कई बार आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको भी लगता है कि ईवीएम की वजह से उलटफेर हो रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम ही जिम्मेदार है नतीजों के लिए? पूजा जैन, पूजा आप मुझे सुन पा रही हैं? पूजा आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, माइट भी उनका फ़ोन कटा हुआ है, हम दोबारा उनसे उन्हें पैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अविरल मलिक, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, राहुल गांधी बहुत मुखर थे, वो सबूत देने की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई और मसलों पर, जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि अलग अलग बूथ्स पर वोट काउंट घटाने बढ़ाने की कोशिश बीजेपी लगातार ईवीएम के जरिए करती है। क्लेरिफाई क्यों नहीं कर देते हैं? पूरी हर पार्टी को बुलाइए, हर दल को बुलाइए और बोलिए कि हैक करके दिखाएं ईवीएम, अगर इस तरह के आरोप हैं तो। जी नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार स्पष्ट कर लिया इस चीज को लेकर, ईवीएम फिर भी चिल्लाने का काम करते हैं, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं और ये लोग खुद ही ईवीएम से चुने जा रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 2 बार ईवीएम के आधार पर प्रधानमंत्री बने, ईवीएम के माध्यम से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बावजूद भी ये ईवीएम पे दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सारे सांसद, विधायक सब ईवीएम के कारण चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री ईवीएम के कारण चुने जाते हैं। तमाम सारी इंडिया अलायंस की पार्टीज के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब ईवीएम के कारण जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। पहले तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ईवीएम गलत है और ये ईमानदारी की बात करते हैं तो ये इस्तीफा दे दे। चलिए ठीक है अविरल मलिक, टाइम बिल्कुल नहीं बचा। पूजा जी का आखिरी रिएक्शन मुझे लेना था लेकिन कुछ ऑडियो ग्लिच है। जितेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल मलिक बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।